सुमित्रा, जरा जल्दी करो, कहीं अर्जुन उठ न जाए। हो गया जी, बस आ ही रही हूँ। हे भगवान, अर्जुन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन सिर्फ 8 साल का था। अर्जुन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सुमित्रा और विनोद दोनों गंगा नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। सुमित्रा, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे अर्जुन को पता चल सके। इसके बाद विनोद और सुमित्रा दोनों नदी में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अर्जुन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ, यहां भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? अर्जुन परेशान हो जाता है और पूरा घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। भोला काका, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नहीं अर्जुन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है भोला काका। अर्जुन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू था। थोड़ी ही देर में अर्जुन की आंख लग जाती है और वह वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। अर्जुन जल्दी से उठता है और इधर उधर देखता है। उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद अर्जुन रोते हुए कहता है, पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अर्जुन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। हे भगवान, माँ बाबा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं भाग गए? समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ बाबा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। अर्जुन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे मंगलपुर गांव में हल्ला हो गया था कि अर्जुन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे अर्जुन की तो जिंदगी खराब कर दी उसके माता पिता ने। बताओ अब अर्जुन कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो गिरधारी। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग अर्जुन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ जयचंद ये सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है। इसके बाद वह जल्दी से अर्जुन के घर जाता है। अर्जुन, अरे ओ अर्जुन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर अर्जुन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे अर्जुन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गया है। अब तू ये बता, मेरे कर्ज की पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज की पैसे? हाँ पैसे। तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोंपड़ी है जिसमें मैं रहता हूं। इस झोंपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी ये कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। ठीक है सेठ जी। अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। अर्जुन नादान था, इसलिए वो आसानी से सेठ जयचंद की बात मान जाता है। इसके बाद अर्जुन सेठ जयचंद के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वो मजदूरी करने के बाद सेठ जयचंद अर्जुन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। सेठ जयचंद अर्जुन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे अर्जुन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं
और अर्जुन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ जयचंद के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही अर्जुन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ जयचंद लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ अर्जुन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो अर्जुन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उससे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज अर्जुन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी अर्जुन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो क्या चाहता है? गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गया और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहां भाग रहा है, मगर अर्जुन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा अर्जुन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद अर्जुन आगे बढ़ता है। अर्जुन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी अर्जुन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे संत पर पड़ती है। संत बैठकर तपस्या कर रहे थे। अर्जुन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर संत मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ गुरुजी, परेशान तो हूं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस आश्रम के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। धन्यवाद गुरुजी। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो बना दो। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। अर्जुन को संत की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं संत महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। अर्जुन की बात पर संत मुस्कुरा देते हैं। यस, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है गुरुजी। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। ये सब सुनकर संत महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद अर्जुन संत के दिए फल लेकर उत्तर दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और अर्जुन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर अर्जुन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। अर्जुन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है।
कि तभी उसे गणेश दास नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। गणेश दास एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। अर्जुन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम इस गांव के लगते नहीं हो। नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे देवांश को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। अर्जुन बड़े मन से गणेश दास की मदद करने लगता है। गणेश दास को भी अर्जुन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही गणेश दास अर्जुन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ गणेश दास और उसका बेटा देवांश अकेले रहते थे। देवांश की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए आप? तमीज से बात कर देवांश, यहाँ अर्जुन है। आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूं तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद अर्जुन गणेश दास और उसके बेटे देवांश के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ अर्जुन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या। जब ये देखता है कि गणेश दास उससे इतने प्यार से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आओ अर्जुन, क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और देवांश सेठ को भी उठा दीजिए। खुशबू है चाय की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया अर्जुन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। गणेश दास की बात सुनकर अर्जुन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है गणेश चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद अर्जुन गणेश दास से कहता है, गणेश चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूं। अर्जुन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। अर्जुन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा चंद्रगुप्त बड़े दयालु हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है गणेश चाचा, मैं सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन गणेश दास की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। अर्जुन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। अर्जुन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अर्जुन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रहा होता है। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद अर्जुन उस पक्षी को वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे क्यों पड़ा था, मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं?
क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को ले दूंगा। महल में अनेक प्रकार के वैद्य रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। अर्जुन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद अर्जुन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। अर्जुन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़कर अर्जुन के पास आता है। पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहां से आया? महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे ये पक्षी रास्ते पे पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा महाराज। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसका पक्षी है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार विक्रम का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। क्या? मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे, वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा, वही होगा इस राज्य का राजकुमार। अर्जुन ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे वो साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है।